हेलो बच्चों, नमस्कार। देखिए, आज की टेट थ्योरी में आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेयरिंग के बारे में। आज हम लोग जानेंगे कि बेयरिंग क्या होती है, बेयरिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है और बेयरिंग किस मटेरियल के बनाए जा सकते हैं, कितने प्रकार की बेयरिंग होती है। तो आज ये सब बेयरिंग से संबंधित पूरा हम लोग जानकारी लेंगे। तो इसको बेयरिंग पढ़ने से पहले हम देखते हैं, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था स्प्रिंग के बारे में। तो एक बार हम उसको रिवीजन कर लेते हैं कि स्प्रिंग क्या होती है। तो देखिए, स्प्रिंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्प्रिंग एक ऐसी युक्ति व डिवाइस होती है जिसका एक निर्धारित सीमा तक फैलाव व सिकुड़न होता है। अर्थात एक निश्चित सीमा तक हम उसको फैला सकते हैं और उसको सिकुड़ सकती है। ठीक है ना। तो एक निश्चित सीमा तक उसका फैलाव व सिकुड़न होता है। तो जिन उपकरणों व मशीनों के पार्ट्स में फैलाव व सिकुड़न की आवश्यकता होती है, वहां पर स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया? फिर से देख लो एक बार, स्प्रिंग क्या होती है। तो हमने पढ़ा, स्प्रिंग एक ऐसी युक्ति व डिवाइस होती है जिसका एक निर्धारित सीमा तक फैलाव व सिकुड़न होता है। तो जिन उपकरणों व मशीनिंग पार्ट्स में फैलाव व सिकुड़न की आवश्यकता होती है, वहां पर स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया स्प्रिंग का प्रयोग कहां करते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि स्प्रिंग के लिए कौन कौन से मटेरियल की आवश्यकता होती है, किस मटेरियल के स्प्रिंग बनाए जा सकते हैं। तो देखिए, स्प्रिंग जो है काफी मटेरियलों के बनाए जा सकते हैं। जैसे पहला क्या है, जैसे स्टेनलेस स्टील के स्प्रिंग बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा टाइटेनियम स्टील के बना सकते हैं, कार्बन स्टील के बनाए जा सकते हैं, क्रोमियम स्टील के भी स्प्रिंग तैयार किए जा सकते हैं, वेनेडियम स्टील के भी स्प्रिंग बना सकते हैं। हार्ड ड्रॉन कॉपर एक मटेरियल होता है, हार्ड ड्रॉन कॉपर, उसके भी स्प्रिंग बनाए जाते हैं। इसके अलावा सिलिकॉन मैग्नीज स्टील के भी स्प्रिंग तैयार किए जाते हैं और फास्फोर ब्रोंज जो होता है उसके भी, उस मटेरियल के भी स्प्रिंग तैयार किए जा सकते हैं। तो ये हम लोगों ने पढ़ा कि स्प्रिंग किस किस मटेरियल के तैयार किए जा सकते हैं। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं कि जो ये मटेरियल होते हैं, मटेरियल जो होते हैं उन किस मटेरियल में कौन से गुण होने चाहिए, अर्थात उस मटेरियल में कौन कौन से धातुओं में गुण होने चाहिए, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो स्प्रिंग के निम्नलिखित धातुओं में गुण होने चाहिए। कौन कौन से स्प्रिंग के धातु में गुण होना चाहिए? पहला, लचीलापन, माने इलास्टिसिटी का गुण उस धातु में होना चाहिए, तभी उसके स्प्रिंग बनाए जा सकते हैं। इलास्टिसिटी होता क्या है कि जिस धातु के स्प्रिंग बनाए जाते हैं उसमें लचीलापन का गुण होना चाहिए, जिससे स्प्रिंग जो है एक निर्धारित सीमा तक खींचने के बाद पुनः अपनी अवस्था में वापस आ जाए और वो टूटे नहीं। तो ये एक लचीलापन, इलास्टिसिटी का गुण उस मटेरियल में होना चाहिए, उसके हम स्प्रिंग बना सकते हैं। दूसरा मटेरियल में कौन सा गुण होना चाहिए? दूसरा होना चाहिए मजबूती, माने स्ट्रेंथ। उस धातु को मजबूत होना चाहिए, क्योंकि स्प्रिंग की धातु अगर मजबूत नहीं होगी तो वो भार को आसानी से सहन नहीं कर सकेगी। अर्थात उस धातु में मजबूती का गुण होना चाहिए, जिससे धातु जो है आसानी से उसका भार सहन कर सके। जिस पर हम लगावें स्प्रिंग, उस पर अगर बैठना हो या वजन डालना हो तो उस भार को बर्दाश्त कर ले, तो वो ऐसी मजबूत मटेरियल भी होना चाहिए। इसके अलावा तीसरा गुण क्या होना चाहिए? टफनेस का गुण होना चाहिए, माने चिमड़ापन का गुण होना चाहिए। चिमड़ापन क्या होता है? अगर उस धातु को हम ऐंठ दें या मोड़ दें तो ऐंठने व मोड़ने पर भी वो टूटने से बचाए रखे, ऐसा गुण उस धातु में होना चाहिए। अर्थात झटके आदि बर्दाश्त करने की भी क्षमता उस गुण में होनी, उस धातु में होनी चाहिए। इसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था स्प्रिंग के प्रकार।
टाइप्स ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग कितने प्रकार की होती है? तो हमने पढ़ा था स्प्रिंग 7 प्रकार की। टाइप्स ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग 7 प्रकार की हमने पढ़ी थी। कौन कौन सी स्प्रिंग थी? पहला था कॉइल स्प्रिंग, दूसरी थी एक वायर स्प्रिंग थी, तीसरी स्प्रिंग कौन सी होती है? फ्लैट स्प्रिंग होती है, चौथा वाशर स्प्रिंग, पांचवा हेलिकल टॉर्सन स्प्रिंग, और छठा जो था हेलिकल टेंशन स्प्रिंग थी, और सातवां हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग। तो ये था स्प्रिंग के प्रकार। तो हम लोगों ने पढ़ा, एक बार फिर से रिवीजन कर लिया कि स्प्रिंग क्या होती है, वो कितने प्रकार की होती है, स्प्रिंग में कौन कौन से धातु पाए जाते हैं। ठीक, अब इसके बाद अब हम लोग आते हैं एक नए टॉपिक पे। आज की टॉपिक रहेगा बेयरिंग। तो सबसे पहले जानते हैं बेयरिंग क्या होती है। तो देखिए, लंबी शाफ्टों व मशीनों के घूमते हुए पुर्जों को सही स्थिति में रखने व उसको सहारा देने के लिए उपकरणों का जो उपकरण उपयोग किए जाते हैं उसको हम बेयरिंग कहते हैं। अर्थात मशीन का जो भाग घूमते हुए हिस्सों को आधार प्रदान करे वह बेयरिंग कहलाता है। एक अच्छे बेयरिंग में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। फिर से देख लो, बेयरिंग किसे कहते हैं? तो लंबी शाफ्टों व मशीनों को घूमते हुए पुर्जों को सही स्थिति में रखने व उसको सहारा देने वाले उपकरणों को बेयरिंग कहते हैं। अर्थात मशीन का जो भाग घूमते हुए हिस्सों को आधार प्रदान करे वह बेयरिंग कहलाता है। फिर एक अच्छे बेयरिंग में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। जैसे पहला विशेषता क्या होनी चाहिए कि कार्य गति को अवरुद्ध करने वाला नहीं होना चाहिए। अर्थात अगर हम उस कार्य कर रहे हैं तो बेयरिंग लगाकर कार्य कर रहे हैं तो हमारा कार्य जो है अवरुद्ध ना हो, अर्थात कंटिन्यू हमारा कार्य चलता रहे। तो हम लोगों ने पढ़ा बेयरिंग की विशेषताएं कौन कौन सी होनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि कार्य गति को अवरुद्ध न करे ऐसी बेयरिंग होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है? घर्षण कम करने वाला होना चाहिए। अर्थात उस बेयरिंग से फ्रिक्शन जो है वो कम हो, घर्षण कम हो, ऐसी बेयरिंग होनी चाहिए। तीसरी विशेषता क्या होनी चाहिए कि शाफ्ट को सुचारू रूप से जो आधार प्रदान करे वह बेस दे, ऐसी बेयरिंग का उपयोग होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बेयरिंग का मुख्य कार्य क्या है? वो शाफ्ट को गाइड का कार्य करती है, अर्थात उसको एक आधार या बेस प्रदान करती है। तो सही बेस या सही आधार जो प्रदान करे शाफ्ट को, ऐसी बेयरिंग होनी चाहिए। इसके अलावा कौन सी विशेषता होनी चाहिए? शाफ्ट को सही स्थिति पर रखते हुए भार को चारों ओर बराबर बराबर वितरित करें, ऐसी बेयरिंग होनी चाहिए। अर्थात शाफ्ट को सही स्थिति में रखते हुए भार को वितरण करने वाला होना चाहिए। इसके अलावा कौन सी विशेषता होनी चाहिए? जो अधिक गति पर पार्ट को स्मूथली चलावे, ऐसी बेयरिंग होनी चाहिए। पार्ट को चलाने में अगर हम हाई स्पीड पे किसी पार्ट को चला रहे हैं तो बेयरिंग के द्वारा बड़ा स्मूथ वो घूमे, ऐसी बेयरिंग होनी चाहिए। इसके अलावा जिसमें झटके व कंपन बर्दाश्त करने की शक्ति हो, अर्थात अगर मान लो अचानक झटका लग जाए तो वो क्रैक ना हो जाए, टूट ना जाए, ऐसी बेयरिंग होनी चाहिए जो प्रॉपर झटके व कंपन जहां पर हो रहे हैं उसको बर्दाश्त करने की उस बेयरिंग में शक्ति हो। इसके अलावा कौन सी विशेषता होनी चाहिए? अधिक गति पर घूमते हुए जो पावर लगता है वो कम खर्च हो। अधिक स्पीड पर हम अगर उसको चलाएं तो पावर जो कम खर्च करने वाला हो, ऐसी बेयरिंग को होना चाहिए। तो ये विशेषताएं हो गई। फिर से देख लो, अच्छे बेयरिंग में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? पहला हम लोगों ने पढ़ा कि जो बेयरिंग कार्य अवरुद्ध ना करे, अर्थात जो कार्य में डिस्टरबेंस ना लावे, ऐसी बेयरिंग होनी चाहिए। दूसरी विशेषता हम लोगों ने पढ़ी कि जो फ्रिक्शन को कम करे, अर्थात उसके द्वारा घर्षण कम से कम हो,
ऐसी बेरिंग होनी चाहिए। तीसरी विशेषता क्या होनी चाहिए? शाफ्ट को जो सुचारू रूप से एक आधार या बेस प्रदान करे, ऐसी बेरिंग होनी चाहिए। इसके अलावा चौथा क्या पॉइंट था? जो शाफ्ट को सही स्थिति पर रखते हुए उसके लोड या भार को बराबर बराबर वितरित करे, ये एक विशेषता उस बेरिंग में होनी चाहिए। इसके अलावा अधिक गति पर अगर हम उसको चला रहे हैं तो स्मूथली वो चले, कहीं से कोई आवाज वगैरह ना हो। अगर स्मूथली चल रही है तो वो एक अच्छी बेरिंग कहलाती है। इसके अलावा जिसमें झटके व कंपन बर्दाश्त करने की शक्ति हो, अर्थात झटके लगने में जो टूटे ना, चटके ना, क्रैक ना हो, ऐसी बेरिंग होनी चाहिए जिसमें कितने भी झटके लगे वो स्मूथली वो चलती रहे। इसके अलावा लास्ट पॉइंट क्या है कि अधिक गति पर घूमते हुए भी उस पे जो आपका पावर है वो कम खर्च करने वाला पावर, ऐसी बेरिंग होनी चाहिए। तो ये बेरिंग की कुछ विशेषताएं थी। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो बेरिंग की विशेषताएं के बाद अब हम लोग पढ़ते हैं कि बेरिंग जो है किस धातु या मटेरियल के बनाए जाते हैं। तो बेरिंग जो है वो निम्नलिखित धातुओं के बनाए जाते हैं। पहला क्या है, इसको ये देखा जाता है कि किस सिचुएशन में हमें कौन सी बेरिंग चाहिए होती है। जैसे अगर कम गति पर हमें कोई कार्य करना हो और अधिक भार हो, उसका वजन अधिक हो और स्पीड कम हो, तो ऐसी जगह पे कौन सी बेरिंग प्रयोग की जाती है? कास्ट आयरन। जहां कार्य गति जो है वो कम हो और लेकिन वजन या भार अधिक हो, तो वहां पर कास्ट आयरन की बनी बेरिंग का प्रयोग किया जाता है। दूसरा क्या है, जहां पर अधिक गति पर कार्य करना हो और अधिक भार भी हो, तो ऐसी जगह पे कौन सी बेरिंग प्रयोग की जाती है? ब्रोंज से बनी जो बेरिंग होती है उसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा, सेल बेरिंग जो होती हैं वो किस मटेरियल की बनी होती हैं? वो व्हाइट मेटल व वेवेट मेटल के बनाए जाते हैं। और इसके अलावा कौन कौन से मटेरियल के बनाए जाते हैं? इसके अतिरिक्त कैडमियम स्टील, क्रोमियम स्टील, कॉपर, एल्युमिनियम स्टील तथा सिल्वर व एलॉय स्टील के भी बेरिंग बनाए जाते हैं। ठीक, तो अब आ गया कि अगर बात हो या कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि एल्युमिनियम किस मटेरियल के बने हो, बेरिंग किस मटेरियल के बने होते हैं, तो बेरिंग निम्नलिखित मटेरियल के बनाए जाते हैं। अब उसको सिचुएशन देखते हैं कि हमें किस सिचुएशन में कैसी बेरिंग की आवश्यकता होती है। जैसे कम गति पर अगर हमें कार्य करना हो और उसका भार जो है, वेट जो है वो अधिक हो, तो ऐसी स्थिति पे कास्ट आयरन के बने बेरिंग का प्रयोग किया जाता है। दूसरी सिचुएशन क्या है, जहां पर अधिक स्पीड पर कार्य करना हो और भार भी अधिक हो, तो ऐसी जगहों पर ब्रोंज से बने हुए बेरिंग का प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट, सेल बेरिंग जो होते हैं वो व्हाइट मेटल व वेवेट मेटल के बनाए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बेरिंग मटेरियल का प्रयोग किया जाता है, जैसे कैडमियम स्टील के बने बेरिंग, क्रोमियम स्टील के, कॉपर के बेरिंग बनाए जाते हैं, एल्युमिनियम स्टील के बेरिंग बनाए जाते हैं तथा सिल्वर व एलॉय स्टील के भी बेरिंग बनाकर उसका प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं बेरिंग के प्रकार। अब पढ़ते हैं बेरिंग के प्रकार, टाइप्स ऑफ बेरिंग। तो देखिए बेरिंग क्या है, वो आकार, भाग व डिजाइन के अनुसार कई प्रकार के होते हैं। तो अब पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं आकार के अनुसार बेरिंग कैसे होते हैं। तो देखिए आकार के अनुसार बेरिंग अर्थात बाई शेप्ड। आकार के अनुसार बेरिंग दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं चपटे बेरिंग माने फ्लैट बेरिंग, दूसरे होते हैं गोल बेरिंग अर्थात राउंड बेरिंग या सिलेंड्रिकल बेरिंग। ये दो प्रकार के आकार के अनुसार बेरिंग होते हैं। अब आकार के चपटे बेरिंग क्या होते हैं, फ्लैट बेरिंग क्या होते हैं। इस प्रकार के बेरिंग चपटे आकार के होते हैं जो
स्लाइड करने वाले पार्ट्स को सहारा देते हैं। माने चपटे बेरिंग या फ्लैट बेरिंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जहां पर स्लाइडिंग होती है, जो स्लाइड करने वाले कार होते हैं वहां पर चपटे बेरिंग या फ्लैट बेरिंग का उपयोग किया जाता है। इसलिए इस बेरिंग को स्लाइड बेरिंग या गाइड बेरिंग के नाम से भी जानते हैं। जैसे लेथ मशीन के बेड पर कैरिज का चलना, आप देखते होंगे जब लेथ मशीन होती है, लेथ मशीन के बेड पर देखो जो कैरिज होता है उसको चलाते हैं, वो क्या करते हैं? स्लाइड करते हैं। अर्थात उस पे कौन सी बेरिंग होती है? इसका मतलब चपटे बेरिंग या फ्लैट बेरिंग का प्रयोग किया जाता है। फिर से एक बार देख लो, हम लोग पढ़ेंगे बेरिंग के प्रकार, टाइप्स ऑफ बेरिंग। तो बेरिंग आकार, भार व डिजाइन के अनुसार कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से मुख्य इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आकार के अनुसार बेरिंग। तो आकार के अनुसार बेरिंग दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं चपटे बेरिंग या फ्लैट बेरिंग, दूसरे होते हैं गोल बेरिंग, इसको राउंड बेरिंग या सिलेंड्रिकल बेरिंग भी कहते हैं। अब चपटे बेरिंग का उपयोग कहां होता है? चपटे बेरिंग कैसे होते हैं? इस प्रकार के बेरिंग जो हैं वो चपटे आकार के या फ्लैट आकार के बने होते हैं और इसका कार्य क्या होता है? इन बेरिंग का उपयोग उस स्थानों पर किया जाता है जहां पर स्लाइड करने वाले पार्ट्स का उपयोग होता है। अर्थात स्लाइड करने वाले पार्ट्स को सहारा देने के लिए फ्लैट बेरिंग का प्रयोग फ्लैट या चपटे बेरिंग का प्रयोग किया जाता है। इस बेरिंग को स्लाइड बेरिंग या गाइड बेरिंग के नाम से भी जानते हैं। जैसे लेथ मशीन के बेड पर कैरिज का चलना, लेथ मशीन के बेड पर कैरिज को हम चलाते हैं तो वहां पर फ्लैट बेरिंग या चपटे बेरिंग का प्रयोग होता है। इसके अलावा अब हम पढ़ते हैं दूसरा गोल बेरिंग या राउंड बेरिंग। तो आकार के अनुसार हम लोगों ने पढ़ा, बाई शेप क्या पढ़ा? बेरिंग दो प्रकार के, कौन कौन से कैसे आकार? पहला एक चपटे आकार के बने होते हैं बेरिंग, माने फ्लैट बने बेरिंग होते हैं। उनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? उनका प्रयोग जहां पर पार्ट्स को स्लाइड करना हो वहां पर चपटे बेरिंग का प्रयोग किया जाता है। दूसरा पढ़ते हैं गोलाकार बेरिंग, माने राउंड बेरिंग या सिलेंड्रिकल बेरिंग। ये बेरिंग क्या होते हैं? यह बेरिंग गोल आकार के बने होते हैं जो घूमते हुए पार्ट्स को सहारा देते हैं। जैसे सॉलिड बेरिंग हो गई या बॉल बेरिंग हो गई, रोलर बेरिंग हो गई। ये बेरिंग जो है ये सहारा देने के लिए उपयोग में लाई जाती है और ये राउंड शेप में बनी होती है। अब हम लोग वो हो गए, ये हो गया हमारा बाई शेप आकार के अनुसार। अब दूसरा है भार के अनुसार बेरिंग, माने अकॉर्डिंग टू लोड। भार के अनुसार बेरिंग कैसी होती है? देखिए, जब किसी शाफ्ट के चारों ओर से भार पड़ रहा हो, भार माने क्या मतलब हुआ भार के अनुसार बेरिंग? अर्थात जब किसी शाफ्ट के चारों ओर से बराबर भार पड़ रहा हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे रेडियल लोड कहते हैं। इस श्रृंखला में कौन कौन सी बेरिंग आती हैं? जैसे सॉलिड बेरिंग हो गई, बॉल बेरिंग हो गई व रोलर बेरिंग, ये सब आती हैं इसके अंतर्गत। दूसरा क्या पॉइंट है? जब किसी शाफ्ट पर भार लंबवत अर्थात एक ही वर्टिकल, लंबवत माने वर्टिकल या एक ही दिशा में पड़े तो उसे कहते हैं थ्रस्ट लोड कहते हैं। इस दिशा में थ्रस्ट रोलर बेरिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक, फिर से देखो, हमने पढ़ा आकार के अनुसार बेरिंग दो प्रकार की, कौन कौन सी? एक पढ़ी हमने चपटी बेरिंग, दूसरी गोल बेरिंग। अब हम लोग पढ़ रहे हैं तो गोल बेरिंग क्या है? गोल बेरिंग किसे कहते हैं? यह बेरिंग गोल आकार की बनी होती है जो घूमते हुए पार्ट्स को सहारा देती है। जैसे सॉलिड बेरिंग हो गई, बॉल बेरिंग हो गई व रोलर बेरिंग हो गई। इसके बाद दूसरा क्या है? भार के अनुसार, माने अकॉर्डिंग टू लोड। अकॉर्डिंग टू लोड इसको ये क्या होता है? इसको क्या कहते हैं? देखिए, जब किसी शाफ्ट के चारों ओर से बराबर भार पड़ रहा हो तो उसे रेडियल लोड कहते हैं और इस श्रृंखला में
सॉलिड बेरिंग, बॉल बेरिंग व रोलिंग बेरिंग उपयोग में लाई जाती हैं। दूसरा क्या होता है, जब किसी शाफ्ट पर भार वर्टिकल या लंबवत पड़ रहा हो या किसी एक दिशा से भार पड़ रहा हो तो उसे थ्रस्ट लोड कहते हैं और ऐसी स्थिति में थ्रस्ट रोलर बेरिंग का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए बेरिंग 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? भार के अनुसार बेरिंग 4 प्रकार की होती है। पहली पढ़ते हैं जनरल बेरिंग। जनरल बेरिंग क्या होती है? इस प्रकार की बेरिंग को रेडियल बेरिंग भी कहते हैं। यह घूमते हुए शाफ्ट को गाइड करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है और इसमें जो भार है वो सीधा बेरिंग में पड़ता है, अर्थात बेरिंग शाफ्ट की अक्ष रेखा के लंबवत लगी होती है। अक्ष रेखा के लंबवत लगे होने के कारण इस पर जो लोड आता है, भार आता है, वो सीधे बेरिंग में पड़ता है। दूसरी बेरिंग कौन सी होती है? थ्रस्ट बेरिंग। थ्रस्ट बेरिंग कैसी होती है? यह बेरिंग जो है वो घूमते हुए भाग के ऊपर जो अक्ष के समानांतर भाग पड़ता है उसे सहारा देने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इसमें क्या होता है? इसमें एक कॉलर बना होता है और कॉलर बने होने के कारण क्या होता है? शाफ्ट जो है वो एक ही स्थिति पर घूमती है। ठीक, देखिए भार के अनुसार बेरिंग कितने प्रकार की? 4 प्रकार की होती है। पहली क्या होती है? जनरल बेरिंग। जनरल बेरिंग क्या होती है? इस प्रकार की बेरिंग को रेडियल बेरिंग भी कहते हैं और ये घूमते हुए शाफ्ट को गाइड करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इसमें भार जो है या लोड जो है वो सीधे सीधे बेरिंग पर पड़ता है, अर्थात बेरिंग शाफ्ट की अक्ष रेखा के लंबवत या वर्टिकल लगी होती है जिसके कारण बेरिंग पर सीधे लोड आता है। दूसरी भार के अनुसार बेरिंग कौन सी होती है? थ्रस्ट बेरिंग होती है। थ्रस्ट बेरिंग क्या होती है? यह बेरिंग जो है वो घूमते हुए भागों के ऊपर जो अक्ष के समानांतर भाग पड़ता है उसको सहारा देने के लिए प्रयोग में लाई जाती है और इसमें क्या होता है? थ्रस्ट बेरिंग में कॉलर बने होते हैं और कॉलर बने होने के कारण क्या होता है? वो एक ही दिशा में मूव करती है। तो ये हो गई बेरिंग 2 प्रकार की अभी हमने बताई। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं तीसरी बेरिंग भार के अनुसार कौन सी होती है। तीसरी क्या बेरिंग होती है? फुट स्टेप व पिवट बेरिंग। भार के अनुसार तीसरी बेरिंग जो है वो फुट स्टेप व पिवट बेरिंग। फुट स्टेप व पिवट बेरिंग जो है वो कैसी होती है? यह बेरिंग घूमते हुए शाफ्ट को खड़ी अवस्था में सहारा देने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, जबकि बेरिंग प्रेशर जो है वो शाफ्ट के अक्ष के समानांतर होता है और शाफ्ट का एक किनारा बेरिंग के अंदर ही रुका रहता है। चौथी कौन सी है? स्लीपर या गाइड बेरिंग। स्लीपर व गाइड बेरिंग कैसी होती है? इस प्रकार की बेरिंग घूमने वाले भागों को सीधी लाइन में, घूमने वाले भागों को एक सीधी लाइन में सहारा देने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, जैसे कि क्रॉस हेड जो कि कहां लगा होता है? स्टीम इंजन में वो क्रॉस हेड का प्रयोग किया जाता है। ठीक, फिर से देख लो। नंबर 3 कौन सी है? फुट स्टेप व पिवट टाइप बेरिंग। फुट स्टेप व पिवट टाइप बेरिंग कैसी होती है? यह बेरिंग घूमते हुए शाफ्ट को एक खड़ी अवस्था में वर्टिकल पोजीशन में सहारा देने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं, जबकि बेरिंग का जो प्रेशर होता है वो शाफ्ट के अक्ष के समानांतर होता है और शाफ्ट का एक किनारा बेरिंग के अंदर ही रुका रहता है। तो ये हो गई आपकी फुट स्टेप व पिवट बेरिंग। और चौथी है स्लीपर या गाइड बेरिंग। ये कैसी होती है? स्लीपर या गाइड बेरिंग कैसी होती है? इस प्रकार की बेरिंग घूमने वाले पार्ट्स या भागों को एक सीधी लाइन में सहारा देने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, जैसे कि क्रॉस हेड जो कि कहां लगा होता है? जो कि स्टीम इंजन में प्रयोग में लाया जाता है। तो ये 4 प्रकार की हम लोगों ने पढ़ ली
भार के अनुसार बेरिंग 4 प्रकार की पढ़ ली। अब हम लोग फ्रैक्शन के अनुसार बेरिंग पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं घर्षण के अनुसार बेरिंग अकॉर्डिंग टू फ्रैक्शन। तो देखिए घर्षण के अनुसार बेरिंग के 2 भाग होते हैं। एक होता है घर्षण बेरिंग माने फ्रैक्शन बेरिंग, और दूसरा होता है कि एंटी फ्रैक्शन, है ना, माने घर्षण रहित बेरिंग। 2 प्रकार की बेरिंग, 2 भाग होते हैं, एक घर्षण बेरिंग और एक घर्षण रहित बेरिंग, माने एक फ्रैक्शन बेरिंग और दूसरा एंटी फ्रैक्शन। ठीक, अब पहले पढ़ते हैं घर्षण बेरिंग क्या होती है, फ्रैक्शन बेरिंग क्या होती है। देखिए इस प्रकार के बेरिंग किस मटेरियल के बने होते हैं। इस जो घर्षण बेरिंग या फ्रैक्शन बेरिंग होती है, इसके इस प्रकार की बेरिंग कास्ट आयरन, पीतल, ब्रॉन्ज, व्हाइट मेटल या वेवेट मेटल के खोखले व गोलाकार बने होते हैं, और इन बेरिंग की सतह जो होती है वो शाफ्ट के साथ सटी होती है। शाफ्ट के साथ सटी होने के कारण उसमें सबसे अधिक फ्रैक्शन होता है, सबसे अधिक घर्षण होता है, जिसके कारण घर्षण अधिक होता है। इसमें क्या किया जाता है, लुब्रिकेंट को समय समय पर बेरिंग तक पहुंचाना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर लुब्रिकेंट उस पर समय समय पर नहीं मिलेगा तो क्या होगा, घर्षण के कारण बेरिंग जल्दी खराब हो सकती है। तो इसलिए इसमें ऐसे साधनों का प्रयोग किया जाता है कि इन बेरिंगों पे समय समय पर लुब्रिकेंट पहुंचता रहे। उसके लिए ग्रुप्स बनाते हैं, पतले पतले ग्रुप्स नाली टाइप की बना देते हैं, जिसके द्वारा लुब्रिकेंट जो है वहां पहुंचता रहता है। फिर से देख लो, घर्षण के अनुसार अकॉर्डिंग टू फ्रैक्शन। घर्षण के अनुसार बेरिंग के 2 भाग होते हैं, एक घर्षण बेरिंग माने फ्रिक्शन बेरिंग, दूसरा घर्षण रहित बेरिंग अर्थात एंटी फ्रिक्शन बेरिंग। अब घर्षण बेरिंग क्या किस मटेरियल की बनी होती है। इस प्रकार की बेरिंग जो है वो कास्ट आयरन, इसके अलावा ब्रॉन्ज की, इसके अलावा पीतल की, व्हाइट मेटल की या वेविट मेटल के खोखला व गोलाकार बेरिंग बनाई जाती हैं। इन बेरिंग की सतह जो होती है वो शाफ्ट के साथ लगी होती है, इसलिए उसमें घर्षण अधिक होता है। तो इन घर्षण के कारण क्या करते हैं, लुब्रिकेंट को समय समय पर बेरिंग तक पहुंचाना आवश्यक होता है। अगर लुब्रिकेंट समय समय पर बेरिंग पे पहुंचता रहेगा तो घर्षण कम होगा। इसके लिए कुछ साधनों का प्रयोग किया जाता है, जिससे बेरिंग जो है वो समय समय पर लुब्रिकेंट पहुंचाती रहे। इसके लिए जैसे हमने बताया कि पतले पतले ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, तो ग्रुप्स या नाली की उसमें ऑयल वगैरह या लुब्रिकेंट बेरिंग तक पहुंचता रहता है, जिसके कारण बेरिंग गर्म नहीं होती। अब पढ़ेंगे घर्षण बेरिंग कितने प्रकार की होती है, इसको पढ़ते हैं। अब घर्षण बेरिंग या फ्रिक्शन बेरिंग 4 प्रकार की होती है। पहली क्या है, सॉलिड बेरिंग। सॉलिड बेरिंग कैसी होती है, इस प्रकार की बेरिंग हल्की व छोटी छोटी शाफ्टों को चलाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तथा इसका प्रयोग धीमी गति से अर्थात धीमी गति में चलने वाली शाफ्टों के लिए किया जाता है। यह बेरिंग जो है किस मटेरियल की बनी होती है, कास्ट आयरन व ब्रोंज की बनाए जाते हैं, और लुब्रिकेंट पहुंचाने के लिए इसके फेस पर होल या सुराख कर लिया जाता है, जिससे बेरिंग ठंडी बनी रहे। फिर से देख लो, पहला है सॉलिड बेरिंग। फ्रिक्शन बेरिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। फ्रिक्शन बेरिंग 4 प्रकार की होती है। पहला है सॉलिड बेरिंग। सॉलिड बेरिंग कैसी बनी होती है, इस प्रकार की बेरिंग जो होती है वो हल्की व छोटी छोटी शाफ्टों के लिए प्रयोग में लाई जाती है, तथा इसका प्रयोग धीमी गति से शाफ्ट को चलाने के लिए किया जाता है। यह बेरिंग किस मटेरियल की बनी होती है, यह बेरिंग कास्ट आयरन व ब्रोंज आदि की
बनी होती है, इसके साथ साथ उसके लुब्रिकेंट पहुंचाने के लिए उसमें होल, उसके फेस में होल बना होता है, जिससे प्रॉपर लुब्रिकेंट बेरिंग तक पहुंचता रहता है और बेरिंग ठंडी बनी रहती है। इसके बाद अब पढ़ते हैं दूसरा बुश बेरिंग। बुश बेरिंग कैसी बनी होती है? देखिए, जहां पर अधिक गति पर पार्ट्स को चलाने की आवश्यकता हो वहां पर बुश बेरिंग का प्रयोग किया जाता है। यह बेरिंग जो है किस मटेरियल की बनी होती है? गन मेटल की बनी होती है, पीतल की बनी होती है, वह कास्ट आयरन की गोल आकृति में बनी होती है और इसको घूमने से बचाने के लिए इसके एक सिरे पर स्क्रू लगा दिया जाता है। यह स्क्रू आधा बुश में रहता है और आधा उस ब्लॉक में लगा रहता है, और इसका प्रयोग कहां किया जाता है? जहां पर पार्ट्स के घिसने की अधिक संभावना रहती है। फिर से देख लो, दूसरा क्या है? बुश बेरिंग। बुश बेरिंग क्या होती है? जहां पर अधिक गति पर पार्ट्स को चलाने की आवश्यकता हो वहां पर बुश बेरिंग का प्रयोग किया जाता है। यह बेरिंग किस मटेरियल की बनी होती है? यह बेरिंग गन मेटल, पीतल व कास्ट आयरन की एक गोलाकार आकृति में बनी होती है और इस बेरिंग को घूमने से बचाने के लिए इसके एक सिरे पर स्क्रू लगा दिया जाता है और यह स्क्रू जो होता है वो आधा बुश पर रहता है और आधा ब्लॉक में लगा होता है। इसका प्रयोग कहां किया जाता है? जहां पर पार्ट्स के घिसने की अधिक संभावना रहती हो। तो ये हो गया आपका बुश बेरिंग के बारे में। अब नेक्स्ट आता है तीसरी कौन सी बेरिंग है? सेल बेरिंग। सेल बेरिंग कैसी बनी होती है? तो देखिए, ये दो पल्लों में बनी होती है, अर्थात इसके दो भाग होते हैं और इसकी बाहरी बॉडी जो है वो किस मटेरियल की बनी होती है? वो गन मेटल, ब्रोंज व कास्ट आयरन की बनाई जाती है और इसके अंदर व्हाइट मेटल और वेबिट मेटल की लाइनिंग की जाती है, अर्थात इसके अंदर व्हाइट मेटल और वेबिट मेटल को भरा जाता है। और इसमें एक अच्छी चीज ये है कि यदि बेरिंग का साइज खराब हो जाता है तो क्या किया जाता है कि व्हाइट मेटल या वेबिट मेटल जो भरा है उसको निकाल कर साफ कर लिया जाता है, फिर अच्छी तरीके से बेरिंग वगैरह धो ली जाती है, उसके बाद टिनिंग प्रोसेस किया जाता है, टिनिंग कर ली जाती है, उसके बाद पुनः जो है व्हाइट मेटल व वेबिट मेटल को भरकर पुनः उस साइज को प्राप्त कर लिया जाता है। तो इस प्रकार की बेरिंग जो है उस पे एक कॉलर बना होता है और ये बेरिंग जो है भारी कार्यों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। फिर से देख लो, सेल बेरिंग कैसी होती है? ये दो पल्लों में, अर्थात इसके दो पार्ट्स होते हैं, दो भागों में बनी होती है और इसकी जो बाहरी बॉडी है वो गन मेटल, ब्रॉन्ज व कास्ट आयरन की बनाई जाती है और इसके अंदर जो मेटल भरा होता है वो व्हाइट मेटल व वेबिट मेटल की लाइनिंग कर दी जाती है। और यदि यह बेरिंग खराब हो जाती है तो क्या किया जाता है? व्हाइट मेटल या वेबिट मेटल को पिघलाकर बाहर निकाल दिया जाता है और फिर इस प्रकार की बेरिंग की बाहरी सतह पे क्या है? कॉलर लगी होती है और यह बेरिंग भारी कार्यों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो ये हो गई आपकी तीसरी सेल बेरिंग के बारे में। अब चौथा है स्प्लिट बेरिंग। स्प्लिट बेरिंग कैसी बनी होती है? इस बेरिंग को कास्ट आयरन के प्लम्बर ब्लॉक में फिट किया जाता है और इसकी बाहरी सतह पर कॉलर बना होता है। ये भी दो भागों में होती है, अर्थात ये दो पल्लों में होती है। फिर से देख लो, चौथी स्प्लिट बेरिंग क्या होती है? इन बेरिंग को कास्ट आयरन के प्लम्बर ब्लॉक में फिट किया होता है और इसकी बाहरी सतह पर एक कॉलर बना होता है और इसके भी दो भाग, अर्थात ये दो पल्लों में आती है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा घर्षण बेरिंग के बारे में, फ्रिक्शन बेरिंग के बारे में। अब इसके बाद नेक्स्ट है एंटी फ्रिक्शन, अर्थात
घर्षण रहित बेरिंग, तो इसके बारे में अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसको आज यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि घर्षण रहित बेरिंग क्या होती है, वो कितने प्रकार की होती है, उसके बारे में जानेंगे। तो अब इसको यहीं समाप्त करते हैं। बाय, नमस्कार।